अब स्टार्ट करते हैं दोबारा से मीटिंग। बेसिकली टॉपिक है हमारा ईजिंग और की फ्रेमिंग पे। ईजिंग हम करेंगे और स्मूथ एनिमेशंस कैसे लाने ईजिंग करके वो हम देखेंगे। अब इसमें पहले तो हम डिस्कस करेंगे ईजिंग, उसमें आते हैं हमारे ग्राफ्स। ग्राफ जो होते हैं वो होते हैं दो तरह के, एक होता है स्पीड ग्राफ और एक होता है वैल्यू ग्राफ। जो प्रीमियर वाले हैं वो यूज़ करते हैं स्पीड ग्राफ और डविंची में और आफ्टर इफेक्ट्स में हम यूज़ करते हैं वैल्यू ग्राफ। अब ये तो हो गई ग्राफ की टाइप्स। अब डिफरेंट ग्राफ्स होते हैं इन टाइप्स के अंदर। एक होता है ईज इन, एक होता है ईज आउट और एक होता है ईज इन एंड आउट। ये तीन हमारे मेन ग्राफ्स होते हैं। अब इनको बनाना कैसे है वो मैं पहले जल्दी से दिखा देता हूँ और फिर हम देखेंगे इनको यूज़ कहाँ करना है, क्योंकि हर ग्राफ हर जगह नहीं यूज़ कर सकते हम। अगर मेरी स्क्रीन पे मैं एक बैकग्राउंड कनेक्ट करता हूँ फ्यूजन में, उसके ऊपर मैं एक और बैकग्राउंड कनेक्ट कर देता हूँ और लेट्स सपोज इस बैकग्राउंड को वाइट कर देता हूँ और इसको एक सर्कल बना देता हूँ। अब मेरे पास ये सर्कल है, इसके आगे एनिमेशन लगाने के लिए मैं एक ट्रांसफॉर्म यूज़ करूँगा। मैं जाऊँगा ज़ीरो की फ्रेम पे। बेसिक की फ्रेमिंग आप लोगों को आती होगी, यानी कि बस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाता है। एक मैंने ज़ीरो पे की फ्रेम लगा दिया, एक मैंने 20 पे लगा दिया। ये बेसिक एनिमेशन ये ज़्यादातर को आती होगी बनानी इस तरह। लेकिन अब इसमें एक चीज़ मिसिंग है, ये लिनियर है। इसको लिनियर कह लें, लिनियर हटाने से इसकी जो लिनियरसी है उसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, स्प्लाइन को यूज़ करते हैं। स्प्लाइन डविंची का ग्राफ एडिटर है। स्प्लाइन में अगर मैं जाके अपने ट्रांसफॉर्म को टिक करूँ, ये हम देख सकते हैं हमारी जो वैल्यू है वो कॉन्स्टेंटली एक ही स्पीड से ऊपर जा रही है। इसको चेंज करने के लिए डविंची में हम क्या करते हैं, इन दो की फ्रेम्स को हम सिलेक्ट करेंगे, इस पर कर देंगे राइट क्लिक और यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आता है ईज का। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं काफ़ी मल्टीपल ऑप्शन है। पहला है लिनियर, दूसरा इन क्वाड्रेटिक, इन क्यूबिक, आउट क्यूबिक, इन आउट क्यूबिक, आउट इन क्यूबिक, बैक क्यूबिक, बैक इन क्यूबिक। अब इसमें से जो मेन तीन हमने यूज़ करने हैं वो है आउट क्यूबिक एंड इन क्यूबिक और इन आउट क्यूबिक। आउट क्यूबिक क्या करता है, आउट क्यूबिक ऐसा ग्राफ है जो कि हमारी वैल्यू को शुरू में तेज़ रखता है बट एंड पे आहिस्ता से स्लो डाउन कर देता है, जस्ट लाइक दिस। उसके बाद अगर हम दोबारा यहाँ पे जाएं, इन क्यूबिक क्या करते हैं, वैल्यू शुरू में स्लो होगी और एंड पे तेज़ हो जाएगी। ये देख सकते हैं आप, ओके। और फाइनली इन आउट क्यूबिक का करता है, शुरू में भी वो तेज़ होगी, एंड पे भी तेज़ होगी, मिडल में वो स्लो होगी। अब यहाँ पे एक इशू है, मोशन ग्राफिक्स जब भी हमने करने हैं हम हमेशा उसको करते हैं 60 FPS में। यहाँ पे मेरी जो प्रोजेक्ट है वो है 24 FPS में। तो इस तरह आप में से अगर कोई गलती कर दे 24 FPS में, जिस तरह मैंने यहाँ पे कर दी है, तो आपने उसके लिए हमेशा एक नया प्रोजेक्ट बनाना है। इसको मैं नाम देता हूँ जब बीच में कसता है तब थोड़ा सा जब ठीक ठाक लग पड़ा तब कर सकता है। अच्छा, यहाँ पे बनाते हैं और प्रोजेक्ट को जैसे ही बनाना है तब भी सेटिंग्स में जाके टाइमलाइन को 60 रख देना है, ओके। जब हम सिर्फ मोशन ग्राफिक्स पे काम कर रहे हो, दोबारा वहीं पे जो बनाया था हमने वो मैं कर देता हूँ इधर। यहाँ पे जाऊँगा, एक फ्यूजन कॉम्पोजिशन डाल देता हूँ, ओपन इन फ्यूजन। इस पर एक बैकग्राउंड कनेक्ट कर देते हैं हम और ऊपर अपना कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई इमेज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, वो इधर इस तरह रख देते हैं। जिस तरह यहाँ पे मैंने एक वाइट सर्कल रख दिया है। अब ये तो हो गए तीन ग्राफ, होपफुली इनकी समझ आ गई होगी कि ये करते क्या। ये तो वैसे पहले ही पता होगा, इस वजह से इसमें मैं डिटेल में नहीं गया। अब इन ग्राफ्स को यूज़ कहाँ करना है, जो हमारा इन क्यूबिक और आउट क्यूबिक होता है वो दोनों होते हैं जब हम एक चीज़ को, एक ऑब्जेक्ट को फ्रेम के अंदर ला रहे हो, और जो इन एंड आउट क्यूबिक होता है वो हम हमेशा यूज़ करते हैं जब हम एक ऑब्जेक्ट को फ्रेम के अंदर मूव कर रहे हैं। अगर इस तरह मैं समझाऊँ पेंट ओपन करके, ये लेट्स सपोज हमारा फ्रेम है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है। जब ये फ्रेम के अंदर एंटर कर रहा होगा या एग्जिट कर रहा होगा तब हम यूज़ करेंगे ईज आउट। लेकिन जब ये ऑब्जेक्ट फ्रेम के अंदर ही मूवमेंट कर रहा होगा, ना फ्रेम से बाहर जा रहे हैं ना फ्रेम में एंटर कर रहे हैं, तब हम हमेशा यूज़ करेंगे इन एंड आउट क्यूबिक। ये बेसिक प्रिंसिपल है।
इसको अगर आप मिसमैच करोगे तो हमेशा मोशन अजीब लगेगी। अगर हम यहाँ पे करके देखें, फिर मैं हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसके आगे एक ट्रांसफॉर्म डाल देता हूँ, 0 पे की फ्रेम लगा देते हैं और एक 30 पे लगा देते हैं, लेट्स सपोज। अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरी ये सर्कल है ये फ्रेम के अंदर ही लेफ़्ट से राइट पे जाए। अब क्योंकि ये फ्रेम के अंदर ही मूवमेंट कर रहा है तो मैं स्प्लाइन पे जाऊँगा और इधर जाके जिस तरह मैंने करना सिखाया था ईज पे जाके इन एंड आउट क्यूबिक सेलेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पे करना क्या है, ये है डाविंची का सादा इन एंड आउट क्यूबिक। इसके अंदर अगर आप टी दबाते हैं इसको सेट करके तो यहाँ पे दो आपको वैल्यूज़ वो दिखा देगा, ईज इन ईज आउट, दोनों 33 पे हैं इस वक्त। मोशन को ज़्यादा स्मूथ करने के लिए हम हमेशा अपने ईज इन को ईज आउट से थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे, क्योंकि जो हमारी मोशन है वो एंड पे आते आते स्लो होनी चाहिए। इसको अगर हम प्ले बैक करें इस तरह, मैं स्प्लाइन को बंद कर देता हूँ और यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर ये ग्राफ सादा होता, लेट्स सपोज इसको मैं रीसेट कर देता हूँ तो ये इस तरह लगेगा। अगर हम यहाँ पे गलत ग्राफ यूज़ कर लेते हैं, जैसे मैंने बताया क्योंकि हमारा सर्कल फ्रेम के अंदर मूव कर रहा है हम इन एंड आउट यूज़ करेंगे, लेकिन लेट्स सपोज मैं यहाँ पे इन क्यूबिक यूज़ कर लेता हूँ, गलत ग्राफ। स्प्लाइन को बंद कर देते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। मोशन इसकी अजीब लग रही है, देखें एंड पे आके झटका, उसको झटका सा लगता है एक। तो ये तो हो गया इन एंड आउट को हमने कहाँ यूज़ करना है। अब जिस तरह मैंने बताया था, अगर लेट्स सपोज मेरा ये ऑब्जेक्ट फ्रेम के अंदर एंटर हो रहे हैं, नीचे से ऊपर आ रहे हैं, तब हम यूज़ करेंगे ईज आउट क्यूबिक। दोबारा से वही एनिमेशन बना देते हैं, लेकिन इस दफ़ा मेरा जो सर्कल है वो फ्रेम के अंदर एंटर हो रहा हो, ठीक है ना, इस तरह। अब इसमें अगर मैं जाके ईज इन एंड आउट करके देखता हूँ, इन एंड आउट, तो आप ये देखना ऊपर से जब नीचे आएगा ये डिसेंट लग रहा है, लेकिन इसकी जगह नहीं है वहाँ पे। यहाँ पे इससे बेहतर जो ग्राफ वो यूज़ होगा वो होगा आउट क्यूबिक। इसको जब इस तरह प्ले करेंगे, शुरू में इसकी मूवमेंट तेज़ होगी और एंड पे आते आते ये अपनी पोजीशन पे रुकने से पहले स्लो डाउन हो जाएगा, इस तरह। ये ज़्यादा स्मूथ लगता है फिर। तो ये तो हो गई इन ग्राफ्स को यूज़ कहाँ करना है। ये इंपॉर्टेंट है कि जब भी ऑब्जेक्ट फ्रेम के अंदर है इन एंड आउट यूज़ करें, जब भी वो एंटर या एग्जिट करो, एग्जिट के लिए भी ये सेम होगा, एग्जिट करो तब हमेशा आउट क्यूबिक यूज़ करना है, ठीक है। ये हो गए हमने जो 3 ग्राफ्स की टाइप है। अब अगर आपने अपने मोशन के एंड पे हल्का सा बाउंस डालना है, आफ्टर इफेक्ट्स में इसकी एक एक्सप्रेशन आती है, लेकिन डाविंची में एक ग्राफ का प्रीसेट है, हम उसी को यूज़ कर सकते हैं। अब आपने देखा मेरा ये ऑब्जेक्ट ऊपर आ रहा है, मैं चाहता हूँ भी ऊपर आए और बाउंस करे ज़रा, तो मैं स्प्लाइन पे जाऊँगा, दोनों की फ्रेम्स को सिलेक्ट करूँगा, राइट क्लिक करूँगा और ईज पे जाऊँगा और इस दफ़ा हम यूज़ करेंगे आउट बैक क्यूबिक। आउट बैक क्यूबिक अगर मैं करूँ और आपको ग्राफ दिखाऊँ, ये आप देखें, ये हमारा ग्राफ वैल्यू को ऊपर लेके जाता है, लेकिन हल्का सा और ऊपर लेके जाता है, फिर फाइनल पोजीशन पे लाता है। तो इसको अगर मैं हल्का सा नीचे कर दूँ, आपको जितना बाउंस चाहिए उस पर डिपेंड करता है। अब ये मेरा बाउंस का ग्राफ बन गया। अब अगर हम इसको प्ले बैक करें तो ये इस तरह लगेगा, ये देखें। अगर आप ये जो 2 से 3 प्रिंसिपल्स है ना कि किस ग्राफ को कहाँ यूज़ करना है, उसको इम्प्लीमेंट कर दें तो एनिमेशन ऑटोमेटिकली ज़्यादा स्मूथ तो नहीं लेकिन ज़्यादा नेचुरल फील करेंगी, क्योंकि रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स इसी तरह मूव करते हैं। उसके बाद जो चीज़ हमने देखनी है वो है कि मूवमेंट को जब भी हम करते हैं, लेट्स सपोज आप चाहते हो आपका ये सर्कल है, ये पहले इधर से इधर आए, फिर इधर से इधर आए, फिर इधर से इधर आए, है ना, मल्टीपल मूवमेंट्स हैं लेट्स सपोज आपके पास। इधर यूजुअली हम क्या करते हैं, एक ही ट्रांसफॉर्म है, उस पर हम सारे की फ्रेम्स लगा देंगे। ये भी चल जाता है, अगर आप जो मैंने अभी ईजिंग सिखाई है उसको फॉलो करो तो ये भी चल जाएगा। लेकिन एनिमेशन को अगर आप अपना और एक लेवल तक लेके जाना चाहते हो, वहाँ पे हम एक टेक्निक यूज़ करते हैं, ट्रांसफॉर्म स्टैकिंग। ट्रांसफॉर्म स्टैकिंग में होता ये है कि एक ट्रांसफॉर्म नोड को यूज़ करने के बजाय हम 3 से 4 या 4 से 5 ट्रांसफॉर्म्स को यूज़ करते हैं और उन ट्रांसफॉर्म्स को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर देते हैं। इसकी वजह से मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखा देता हूँ। पहले लेट्स सपोज मैं एक ही ट्रांसफॉर्म पे पहले इसको एनिमेट करता हूँ। मैं इसका साइज़ कम कर देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये स्क्रीन के राइट से
लेफ़्ट से राइट पे आए और फिर नीचे जाए, ठीक है ना, 2 एनिमेशन। मैं पहले एक की फ्रेम लगाऊंगा 0 पे, फिर मैं जाऊंगा 30 पे, इसको राइट पे ले जाऊंगा, फिर मैं 30 से जाऊंगा 60 पे और इसको नीचे ले जाऊंगा। अब जो हमने ईजिंग सीखी थी, क्योंकि ये फ्रेम के अंदर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो इधर मैं जाऊंगा, ये 2 की फ्रेम्स हैं हमारे पास, पहले इन दोनों को मैं सिलेक्ट करूंगा जो शुरू के 2 हैं, ईज इन एंड आउट क्यूबिक, और फिर जो बाकी 2 हैं इनको सिलेक्ट करूंगा ईज इन एंड आउट क्यूबिक। अब इसको अगर हम देखें, ये सही लग रहा है, इसकी मूवमेंट इतनी अननेचुरल नहीं है अगर हम इसका ग्राफ ना बदलते। लेकिन इससे भी बेहतर तरीका है जो ट्रांसफॉर्म स्टैकिंग, जिसका मैंने आपको बताया। यहाँ पे मैं एक ट्रांसफॉर्म को डिलीट कर दूंगा, मैं एक ट्रांसफॉर्म डालूंगा पहले, इसको कोने में ले जाते हैं दोबारा, और इस पर मैं सिर्फ हमारी पहली लेफ़्ट से राइट वाली एनिमेशन लगा देता हूँ। मैं वो एनिमेशन बनाता हूँ जल्दी से दोबारा, 0 पे गए, 30 पे गए, 2 की फ्रेम लगा दी और इधर राइट पे ले गए। लेकिन अब जब हमने इसको नीचे लेके जाना है, उसके लिए मैं एक और अलग सा ट्रांसफॉर्म नोड यूज़ करूँगा। तो 2 ट्रांसफॉर्म पे हम ये काम कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पे 30 से 60 तक नीचे वाली एनिमेशन बना दूंगा इस तरह। अब वो चीज़ यहाँ पे सेम है, लेकिन हमने 2 ट्रांसफॉर्म में उसको डिवाइड कर दिया है। तो लेट्स सपोज अब हमने दोबारा क्या करना है, इन दोनों के ऊपर वो ईज इन एंड आउट कर देना है, क्योंकि वो तो हमने हर मोशन पे करना है जो फ्रेम के अंदर मूव कर रही हो। मैं सिलेक्ट करूँगा ईज इन एंड आउट, और टी दबा के, जिस तरह मैंने कहा था ईज इन हमारे ईज आउट से ज़्यादा होना चाहिए, उसको इंक्रीज़ कर दूंगा 48 to 50 के दरमियान। ये एग्जैक्ट वैल्यूज़ आपको फॉलो करने की नहीं ज़रूरत, जो चीज़ बेस्ट वर्क कर रही है उसको आपने फॉलो करना है। अब यहाँ पे अगर इसको मैं प्ले करूँ तो एग्जैक्ट सेम जिस तरह पहले था उसी तरह है, लेकिन इधर हम कर क्या सकते हैं, हम अपने सेकेंड ट्रांसफॉर्म को सिलेक्ट करेंगे, हम जाएंगे की फ्रेम्स वाले पैनल पे, पहले हम थे स्प्लाइन पे, की फ्रेम्स पे जाएंगे, इस वाले बटन को यूज़ करके इसको फुल स्क्रीन कर लेंगे और इस ट्रांसफॉर्म को डबल टिक कर देंगे। अगर आपके की फ्रेम वाले पैनल में यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें नज़र आ रही हों तो आपने बस इन 3 डॉट्स को दबाना है और सेलेक्ट ओनली नहीं, शो ओनली सिलेक्टेड टूल्स, इसको क्लिक कर देना है, ताकि सिर्फ जो चीज़ आपने सेलेक्ट की हुई है वो दिखे। अब इस ट्रांसफॉर्म को ओपन करने के लिए इस पर डबल क्लिक करना है, और अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैं इन दोनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब ये दोनों मेरे पास हैं, यहाँ पे देख सकते हो ये वाली एनिमेशन ख़त्म होती है, ये 2 की फ्रेम्स, इसका एंड आते हैं और उसी के डायरेक्ट बाद ही शुरू हो जाते हैं। हम चाहते क्या हैं, इन दोनों को हम सेलेक्ट करेंगे, जो हमारा दूसरा ट्रांसफॉर्म है उसके की फ्रेम्स, इसके एंड होने से हल्का सा पहले हम उसको ले आएंगे। ये करता क्या है कि हमारी जो पहली एनिमेशन है उसके ख़त्म होने से पहले ही हमारी दूसरी एनिमेशन को शुरू कर देता है। इसकी वजह से हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कांस्टेंट मोशन में रहता है, यानी कि कभी रुकता नहीं है। यहाँ पे जब हमने पहले एनिमेशन बनाई थी उसमें एक पॉइंट पे इस कोने में आके रुकता है, फिर अपनी एनिमेशन कंटिन्यू करता है। यहाँ पे जो हमारा दूसरा ट्रांसफॉर्म है ये हमारे पहले ट्रांसफॉर्म के शुरू होने से पहले ही अपनी एनिमेशन शुरू कर देता है। अब हम एक ट्रांसफॉर्म में इसको क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि एक ट्रांसफॉर्म के अंदर की फ्रेम्स को हम एक दूसरे के ऊपर नहीं रख सकते। इस वजह से हम 2-3 ट्रांसफॉर्म यूज़ करते हैं, जितनी भी आपकी मूवमेंट है उस पर डिपेंड करते हुए। अब अगर मैं इसको प्ले करूँ, सटल सा डिफरेंस आपको दिखेगा कि ये वाली एनिमेशन ख़त्म होने से पहले ही अगली शुरू हो जाती है। ये हल्का सा कर्व ले रही है एक बॉल। इसकी एक और एग्जांपल भी हम देख सकते हैं। अगर लेट्स सपोज मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और मैं यहाँ पे कोई आइकॉन या इमेज वगैरह डाल देता हूँ। लेट्स सपोज मेरे पास ये आइकॉन है, ठीक है ना, बैकग्राउंड को कर देता हूँ मैं वाइट। यहाँ पे मैं जाके लगाऊंगा ट्रांसफॉर्म एक, इसका साइज़ हल्का सा छोटा कर देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, मैं चाहता हूँ ये जो हमारा लोगो है ये स्क्रीन पे बाउंस होए या स्क्रीन पे पॉप इन करे और फिर लेफ़्ट को चला जाए छोटा होते हुए। इसको अगर मैं नॉर्मली करूँगा तो ये जिस तरह मैंने अभी दिखाया था, अगर एक ट्रांसफॉर्म पे ही हम करें तो इसको ज़रा पहले ये बाउंस होगा, फिर ये रुकेगा, फिर ये लेफ़्ट पे जाएगा, फिर रुकेगा, फिर इसका साइज़ कम होगा, फिर रुकेगा, मूवमेंट रुक जाती है। इस वजह से अगर हम इसको मल्टीपल ट्रांसफॉर्म्स यूज़ करते हुए बनाएं तो वो देखते हैं। फिर 30 पे पहले मैं जाऊंगा और इसके साइज़ पे की फ्रेम लगा दूंगा, 0 पे जाऊंगा और इसको छोटा कर दूंगा। ये हमारी पहली एनिमेशन बन गई, ये बस पॉप इन कर रहा है।
फिर मैं 30 पे जाऊँगा, एक और ट्रांसफॉर्म डाल दूँगा। अब मैं इसके साइज़ पे की फ्रेम लगाऊँगा और इसके सेंटर एक्स एंड वाई पे। फिर मैं 70 पे चला जाता हूँ इधर, इसका साइज़ हल्का सा छोटा कर दूँगा और इसको लेफ़्ट पे ले जाऊँगा। तो ये हमारी फ़िलहाल एनिमेशन है। अब पहले हम इस पर करेंगे ईजिंग, जो पहला टॉपिक था जिसकी हमने बात की थी। ईजिंग करने के लिए अब ये जो हमारा लोगो पॉप इन कर है, ये फ्रेम में पहले तो नहीं था, ये फ्रेम एंटर कर रहा है। तो इसी वजह से इधर हम फिर इन एंड आउट नहीं यूज़ करेंगे, इधर हम यूज़ करेंगे आउट क्यूबिक सिर्फ, जिस तरह मैंने बताया था। इधर फ्रेम में एंटर हो रहा हो, जिस मर्जी तरह एंटर हो रहा हो, बेशक पॉप कर रहा हो, ऊपर से नीचे आ रहा हो, राइट से लेफ्ट से आ रहा हो, राइट से आ रहा हो, फ्रेम में अगर पहली दफ़ा वो आ रहा है तो हम आउट क्यूबिक यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ, ईज आउट क्यूबिक कर दूंगा इसको। इसको अगर हम यहाँ पे देखें तो ये इस तरह फील हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे इन एंड आउट कर दूँ, लेट्स सपोज थियोरेटिकली, हम देखते हैं ये उतना स्मूथ नहीं लग रहा, ये देखें डिफरेंस दिखेगा इजीली। लेकिन अब मैं दोबारा आउट क्यूबिक कर दूँ तो ये आहिस्ता आहिस्ता स्लो डाउन होता है, जो कि फ्रेम में एंटर होने के लिए ज़्यादा नेचुरल लगता है। ये तो हमारी पहली एनिमेशन हो गई। अब जो दूसरा ट्रांसफॉर्म था उस पर हम लगाएंगे, अब क्योंकि फ्रेम के अंदर ही हम मूवमेंट कर रहे हैं, फ्रेम में एंटर तो कर गया ऑब्जेक्ट, वो पहले ट्रांसफॉर्म पे हमने आउट क्यूबिक लगा दिया। अब क्योंकि फ्रेम के अंदर ही वो मूवमेंट कर रहे हैं, हम इन एंड आउट क्यूबिक यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे इन चारों को मैं सिलेक्ट करूँगा, राइट क्लिक, इन आउट क्यूबिक, टी दबाऊँगा। जिस तरह मैंने बताया था, टी दबा के ईज इनकी वैल्यू हल्की सी बढ़ा देनी है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो यूँ हो रहा है, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो मोशन है ये इस पार्ट में रुक जाती है, यहाँ पे हल्की सी स्टेल है। इसको फिक्स करने के लिए हम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म 2 अपना सेलेक्ट करेंगे, की फ्रेम वाला पैनल ओपन करेंगे, ट्रांसफॉर्म 1 भी साथ सेलेक्ट कर लेते हैं और इस तरह हम देख सकते हैं कि ये जो नीचे वाला हमारा की फ्रेम, ये ट्रांसफॉर्म 1 है। जब ये एंड हो रहा है तब ये यहाँ से शुरू हो रहा है। ये जो दो हैं ये ट्रांसफॉर्म 2 के हैं। हम क्या करेंगे, इन चारों को इस तरह सेलेक्ट करेंगे, इसको पीछे ले आएंगे हल्का सा, किधर गया, ये रहा, ठीक है। इन चारों को सिलेक्ट करते हैं, पीछे ले आते हैं, राउंड अबाउट यहाँ तक 22 8 फ्रेम पीछे चले गए हम। अब अगर इसको प्ले करें, नहीं थोड़ा और पीछे लाते हैं, दोनों को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ पे वो जो हमारा आइकॉन है वो किसी भी पॉइंट पे रुक नहीं रहा, वो अपनी एनिमेशन ख़त्म कर, पहली एनिमेशन ख़त्म करने से पहले ही अपनी दूसरी एनिमेशन शुरू कर देता है। कांस्टेंट मोशन में रहता है वो, कभी भी किसी भी पॉइंट पे 5 या 6 या 7 फ्रेम के लिए रुकता नहीं है। इसको अगर फिर दोबारा प्ले करें, इसको मैं कॉपी करता हूँ ताकि हम ऑन एंड ऑफ करके देख सकें डायरेक्ट। लेट सपोज अगर मैं जो ट्रांसफॉर्म स्टैकिंग होती है वो ना यूज़ करता, ये है ट्रांसफॉर्म स्टैकिंग के साथ और ये है ट्रांसफॉर्म स्टैकिंग के बगैर, डिफरेंस दिख रहा होगा काफ़ी। यहाँ पे ये 5 से 6 फ्रेम्स के लिए बाकायदा रुक रहा है, प्रॉपरली वहाँ पे आके रुकता है और फिर अपनी अगली एनिमेशन शुरू करता है। तो ये जो ट्रांसफॉर्म स्टैकिंग है, एक तो इसको आपने इम्प्लीमेंट करना है, और जो मैंने ईजिंग के प्रिंसिपल्स बताए हैं कि फ्रेम में ऑब्जेक्ट एंटर करे तब कौन सा ग्राफ यूज़ करना है, जब एग्जिट करे तब कौन सा ग्राफ यूज़ करना है, और जब फ्रेम के अंदर मूवमेंट करे तब कौन सा ग्राफ यूज़ करना है। यही चीज़ें काफ़ी हद तक कह लें आगे चले जाएंगी। और इसके बाद भी एक दो एनिमेशन की टेक्निक्स आती हैं, उनको कहते हैं एक्सटेंडिंग की फ्रेमिंग, लेकिन वो बहुत ही कम नोटिसेबल हो जाती हैं। फिर अगर इनको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं तो ऑलमोस्ट सारी एनिमेशंस 100 टाइम्स तो नहीं लेकिन 2x ज़्यादा स्मूथ हो जाएंगी। क्योंकि मैंने देखा है लोग हर चीज़ पे इन एंड आउट लगा देंगे या हर चीज़ पे आउट क्यूबिक, आपको देखना है कौन सा कहाँ फिट करता है, उसको कितनी देर के लिए लगाना है। और अगर ट्रांसफॉर्म स्टैकिंग जो मैंने अभी आपको सिखाई है वो लग सकती है उधर, तो वो लगानी है।
इसके बाद भी अब दो चीज़ें वो हैं अफेक्ट्स या टूल्स कह लें उनको। बेसिकली जब हम मोशन इस तरह की एनिमेट करते हैं, जिस तरह ये हो रहा है इधर, मैं इस वाले को डिलीट कर देता हूँ, हमारा जो ट्रांसफॉर्म स्टैकिंग वाला है उसी को रखता हूँ। यस, इसको ऑन कर लेते हैं एंड ये रहा। यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है। जब आप इस वीडियो को अपलोड वगैरह करेंगे कहीं पे या ओवरऑल रेंडर करेंगे, तो इसको देखने में हल्की सी एफर्ट लगेगी आइस को, क्योंकि ये हर पॉइंट पे शार्प है। इस वजह से हम दो चीज़ें इधर यूज़ कर सकते हैं इसका वो शार्पनेस वाला इफेक्ट हटाने के लिए। पहला तो है मोशन ब्लर, इसका तो पता होगा सबको। बेसिकली अगर मैं इस ट्रांसफॉर्म पे जाता हूँ, सेटिंग्स पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे एक मोशन ब्लर का आपको बटन मिल जाएगा। इस पर मैं क्लिक करूँगा, क्वालिटी को मैं रख दूँगा 7 और आप देख सकते हैं कि अब ये आइकॉन ब्लर हो रहा है मूवमेंट के दौरान। ये आंखों पे कह लें एक ईज़ देता है जब हम मोशन ब्लर लगाते हैं। और अगर पूरे सीन में आपने मोशन ब्लर नहीं लगाया हुआ तो उसको कह लें देखना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है प्रॉपरली। तो यहाँ पे अगर मैं इस पर मोशन ब्लर लगा देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि वो अफेक्ट कम पड़ जाता है इस पर। प्रॉपर इसकी कोई टर्म नहीं है लेकिन इजी टू व्यू हो जाता है आप कह सकते हैं। और ज़रूरी होता है सर कि इसको लगाया जाए, वरना जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनको फॉलो करना बहुत मुश्किल होगा। अब स्क्रीन पे अगर 3-4 चीज़ें इसी तरह घूमी जा रही हैं, उन पे मोशन ब्लर नहीं लगा हुआ, तो वो काफ़ी मुश्किल होगा आंखों के लिए देखना उसको। ये हो गया मोशन ब्लर, ठीक है ना, ये तो सबको पता होगा, ये वैसे बेसिक है। मैं दूसरे ट्रांसफॉर्म पे आके भी इस पर मोशन ब्लर लगा देता हूँ और क्वालिटी रखूँगा 7। इधर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपने शटर एंगल इंक्रीज़ कर सकते हैं इधर, लेकिन 220 से ज़्यादा ना रखें, क्योंकि मोशन ग्राफिक्स में 220 से ज़्यादा रखना फिर वो ज़्यादा अजीब लगता है, कुछ ज़्यादा ही इंटेंसिटी हो जाती है उसकी। ये हो गया मोशन ब्लर, ये बेसिक है, ठीक है ना। इसके अलावा क्या है, क्योंकि मेनली तो लोगों को इसी का पता है, इसके अलावा हम यूज़ करते हैं एक अफेक्ट कहते हैं उसको आफ्टर इफेक्ट्स में, और डाविंची में वो एक नोड है, एको कहते हैं उसको हम। आफ्टर इफेक्ट्स में उसको एको कहते हैं और डाविंची में उसको मोशन ट्रेल कहते हैं, लेकिन जो उसका जनरल नाम है वो एको ही है। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं इसका मोशन ब्लर दोनों का ऑफ कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे एक स्टाइलाइज्ड एक चीज़ डालना चाहता हूँ, मैं एक कह लें डिफरेंट इफेक्ट सा डालना चाहता हूँ मोशन को ट्रैक करने के लिए, मोशन को ज़रा थोड़ा सा यूनिक बनाने के लिए, उस पर कोई इफेक्ट डालने के लिए। तो अगर मैं डाविंची में ही रहूँ, डाविंची में हूँ फॉर एग्जांपल में, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा मोशन ट्रेल्स, ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। इसको अगर हम क्लिक करें तो पहली बात तो पूरी स्क्रीन ब्लैक हो जाएगी। इसको फिक्स करने के लिए यूज़ की/मास्क इनपुट, इसको दबा देना है, अभी फिक्स हो गया। यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे, मोशन ट्रेल करता क्या है बेसिकली, जो चीज़ हमारी मूव कर रही है उसकी एक कॉपी पीछे छोड़ता जाता है वो। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं अगर हमारा लोगो लेफ़्ट को जा रहा है, वो उसकी 5 कॉपी साथ लेके जा रहे हैं और फिर वो ख़त्म हो जाती हैं इन पे। अब इसको बेसिकली हमने पहले स्टाइलाइज करना है, इसको सीधा इस तरह नहीं यूज़ कर सकते, अच्छा नहीं लग रहा। यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, जो ट्रेल लेंथ है उसको आपने अपनी लाइकिंग से के हिसाब से एडजस्ट कर लेना है, किस तरह के मोशन ग्राफिक्स बना रहे हैं, लेकिन यूजुअली 3 to 4 ही मैं रखता हूँ। ड्रॉप ऑफ होता है बेसिकली, जो नीचे दूसरा हमारे पास ऑप्शन है वो है ड्रॉप ऑफ कह लें ओपेसिटी होती है इन कॉपीज़ की, ये कॉपीज़ कितनी ट्रांसपेरेंट है। अगर इसको मैं अभी ये 1 पे, यानी कि इनकी ट्रांसपेरेंसी, इनकी ओपेसिटी जो होती है वो 1 है, कम कर दूं इसको तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं ये कम हो रही है इस तरह। तकरीबन इतना रख देता हूँ, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता उसकी ओपेसिटी भी कम होती जाती है। इसको अगर प्ले करें तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। अब ये हर जगह नहीं यूज़ होगा, मोशन ब्लर ऑलमोस्ट हर जगह यूज़ हो जाएगा। ये सिर्फ आप अगर किसी स्पेशल स्टाइल के मोशन ग्राफिक्स बना रहे हैं ना, वहाँ पे ये यूज़ होगा। इसको दिखाने का एक बेहतर तरीका भी है इस एनिमेशन से, अगर मैं इनको कर दूँ डिलीट और दोबारा से मैं बस एक सर्कल बना देता हूँ, ये सर्कल है हमारे पास, और इसको मैं कलर दे देता हूँ कोई भी, ठीक है। अब ट्रांसफॉर्म लगाऊंगा मैं, अभी यहाँ पे मैं ट्रांसफॉर्म स्टैकिंग नहीं कर रहा क्योंकि बस मैंने वो मोशन ट्रेल्स का इफेक्ट दिखाना है। मैं जाऊँगा 0 पे, एक की फ्रेम लगा देते हैं इधर, 30 पे जाऊँगा और इसको राइट पे ले आते हैं।
अब मैं 30 से जाऊँगा 60 पे और इसको सेंटर के नीचे ले आते हैं। दोबारा फ्रेम के अंदर मूव कर रहे हैं तो मैं स्प्लाइन पे जाऊँगा। हमारी ये दो एनिमेशंस हैं, इनको इस तरह सेलेक्ट कर लूँगा सबको, ईज़ इन आउट और ईज़ इन जिस तरह मैंने बताया था ज़्यादा कर देना है हल्का सा। ठीक है, अब हमारी मोशन ये नॉर्मल मोशन बन गई है एक। ठीक है, ओके। इस पे अब हम लगाएंगे मोशन ट्रेल्स, मोशन ट्रेल्स। ठीक है, यूज़ की स्लैश मास्क इनपुट और ट्रेल लेंथ को मैं रख दूंगा 3 तक और ड्रॉप ऑफ रख दूंगा 0.5 तक। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जिस तरह मूवीज़ में इफेक्ट होते हैं अक्सर, जब एक करेक्टर बड़ी स्पीड पे जा रहा हो और उसको दिखाना हो तो अक्सर यही इफेक्ट यूज़ होता है, उसकी एक कॉपी पीछे दिख रही होती है, तो ये उसके लिए यूज़ हो सकता है। ये अगर आप स्टॉप मोशन के साथ इसको लगा देंगे, स्टॉप मोशन वाली जो होती है एनिमेशन वो बना रहे हैं, तो ये उसके साथ भी काफ़ी अच्छा चल जाता है। अब ये थे डविंची के ग्राफ। अगर आफ्टर इफेक्ट्स के ग्राफ देखने हैं तो वो भी हम मैं दिखा देता हूँ। आफ्टर इफेक्ट्स नहीं, सॉरी, प्रीमियर के ग्राफ्स। प्रीमियर जो है उसमें ग्राफ हल्के से अलग होते हैं और कह लें उनको एडजस्ट करना भी हल्का सा डिफरेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं जल्दी से दिखाऊंगा ताकि जो डविंची वाले हैं उनको इतना उनका टाइम ना वेस्ट हो, लेकिन जल्दी से मैंने बना दिए। और यहाँ पे मैं एक सॉलिड ऐड कर देता हूँ बस जल्दी से, इसको एनिमेट कर दूंगा। ये बस राइट से लेफ़्ट जा रहा है, ओके। जो अब यहाँ पे हम ऑप्शन देख सकते हैं, आफ्टर इफेक्ट्स आपको दोनों ग्राफ के ऑप्शन देते हैं। अब मैं प्रीमियर वालों के लिए जो ग्राफ होता है उस पर जाऊँगा और वो यूज़ करते हैं स्पीड ग्राफ, जिस तरह मैंने शुरू में बताया था। डविंची में वैल्यू ग्राफ यूज़ करते हैं, प्रीमियर में स्पीड ग्राफ यूज़ करते हैं। मैं जाऊँगा स्पीड ग्राफ पे। अब प्रीमियर में जो ग्राफ है वो इस तरह दिखेगा, अगर इस तरह ऊपर जाएं और ये रहा, हाँ, प्रीमियर में यूज़ होगा स्पीड ग्राफ, इस तरह का दिखेगा यूजुअली अगर आप प्रीमियर में करते हैं। मैं जूम इन कर देता हूँ। प्रीमियर में अगर आपने ईज इन एंड आउट बनाना है, उसके लिए आपने क्या करना है, अपने लेफ़्ट हैंडल को लेना है और राइट हैंडल के साथ उसको मैच कर देना है, कह लें हिल बन जाए, सेंटर में हिल बन जाए। ये आपकी बेसिक इन एंड आउट बना देगी ग्राफ। अगर आपने प्रीमियर में इन क्यूबिक सॉरी इन आउट क्यूबिक यूज़ करना है तो उसके लिए आप इसको यूं ड्रैग कर सकते हैं, एंड पे की वी शेप बन जाएगी। और अगर आपने इन क्यूबिक बनाना है तो आप लेफ़्ट साइड पे एक हिल बना देंगे इस तरह। एक सेकेंड, यस, इस तरह। तो ये प्रीमियर के, वैसे इसके लिए आप प्रीमियर पे छोटी वीडियोस हैं काफ़ी, वो देख सकते हैं। मुझे भी अभी यहाँ पे एग्जैक्ट ग्राफ नहीं उनके याद, लेकिन रफली इसी तरह होते हैं। तो फ़िलहाल तो ये कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा अगर किसी का सवाल है तो अभी पूछ लें, फिर मैं देखता हूँ कि इसके बाद क्या बताना है। मैं ज़रा ये गूगल की जो मीट की चैट है वो ज़रा ओपन कर लूँ, एक सेकेंड। किसी का कोई भी अगर क्वेश्चन हो, यानी कि कोई चीज़ समझ ना आई हो, तो दानियाल उसको अनम्यूट कर देगा, वो पूछ सकते हैं। फिर मुझे ज़रा चैट में बता दें। टेक्स्ट टाइपिंग इफेक्ट में ईज़ इन आउट बताएं। टेक्स्ट टाइपिंग से अगर आपका मतलब वो जो टाइप राइटर स्टाइल होता है तो उसमें हमेशा हम लीनियर रखेंगे, उसमें ईजिंग ना की जाए तो बेहतर है, क्योंकि उसमें अजीब लगता है। फिर उसमें हमारे जो करेक्टर्स है वो एनिमेट होकर नहीं आ रहे होते, वो बस कह लें अपीयर हो रहे होते हैं, उनमें कोई एनिमेशन नहीं होती। मैं यहाँ पे दिखा भी देता हूँ, मेरे पास टेक्स्ट है, अगर इस वाले को सारा मैं अभी के लिए डिसेबल कर देता हूँ। मेरे पास टेक्स्ट है, मैं कुछ भी लिख देता हूँ इस पर, ये रहा। इस पे जो हमारा यहाँ पे राइट ऑन होता है, इसको अगर करें ना, ये देखें जो अगला लेटर है, फॉर एग्जांपल अगला लेटर एस आने, वो कोई एनिमेशन करके नहीं आ रहा, वो बस अचानक से आ रहा है। तो यहाँ पे हम हमेशा लीनियर रखेंगे, क्योंकि मैं आपको दिखाता हूँ, अगर हम इस पर ईजिंग करके देखते हैं, अगर मैं शुरू पे जाता हूँ, 30 पे जाता हूँ और शुरू पे इसको शुरू पे इसको 0 कर देता हूँ। नॉर्मल अगर करें तो इस तरह लगेगा, लेकिन अगर इस पर मैं ईजिंग कर दूँ, यहाँ पे जाके
ईजिंग कर देते हैं, तो इधर वो अजीब लगेगा क्योंकि इधर एनिमेशन हो नहीं रही, इधर बस वो वर्ड्स अपीयर कर रहे हैं। तो जब आपकी एनिमेशन नहीं हो रही है ना, यहाँ पे अपीयर करें, तब ईजिंग ना की जाए तो बेहतर है, वहाँ पे लिनियर ही रखना चाहिए। हाँ, किसी ने यहाँ पे स्क्रिप्ट भेज दी और मैं भी वीडियो भी ज़रा जल्दी से दिखा देता हूँ एक, जहाँ पे प्रीमियर के लिए आप ग्राफ देख सकते हैं। ये ईज इन, ईज आउट और इन आउट क्यूबिक प्रिंसिपल सारे सेम है, बस ग्राफ बनाना किस तरह है वो अलग है। आफ्टर इफेक्ट्स में दोनों तरह के चल जाते हैं, और मैं आफ्टर इफेक्ट्स में भी अगर किसी ने यूज़ करने हैं तो वैल्यू वाले ग्राफ यूज़ करें जो ये वाले होते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा इजी टू अंडरस्टैंड होते हैं। मैंने देखा होगा आप लोगों ने, प्रीमियर में वो हिल बनानी पड़ती है, उसका ज़रा कॉन्सेप्ट हल्का सा अलग है। यस, यहाँ पे देखें, ये वाली वीडियो है, मैं शेयर भी कर दूंगा डिस्कॉर्ड में कोई ना कोई। इसमें वो आपको प्रीमियर के अंदर ईज इन, ईज आउट एंड ईज इन एंड आउट ग्राफ बनाना सिखा देंगे। ठीक है। हाँ, जो स्प्लाइन का ग्राफ है वो वैल्यू ग्राफ ही है। स्प्लाइन में जिस तरह मैंने आफ्टर इफेक्ट्स में दिखाया था, हमारे पास यहाँ पे राइट क्लिक करके ऑप्शन आती है कि हम ग्राफ चेंज कर सकें। जो स्प्लाइन ग्राफ है वो वैल्यू ग्राफ ही रहेगा हमेशा। तो यहाँ पे यही है, अगर किसी को कह लें जो ट्रांसफॉर्म स्टैकिंग है उसमें कोई चीज़ नहीं समझ आए वो पूछ सकते हैं, या कोई भी अगर चीज़ है तो पूछ लें। Am I audible? जी जी, आवाज़ आ रही है आपकी। So, hello from David side. Actually, मेरे को एक चीज जाननी थी, जैसे डेविंची में मैंने मतलब अभी फ्यूजन को इतना एक्सप्लोर नहीं किया। आई जस्ट यूजुअली यूज फॉर द, यू कैन से, मास्किंग वगैरह मैं इसमें करता हूँ, बट इसमें 3D से रिलेटेड हम कैसे मतलब इसको यूज कर सकते हैं, ये ट्रांसफॉर्म स्टैक्स को, जैसे अभी आपने इंट्रोड्यूस कराया। अच्छा, 3D में बेसिकली जो जब हम एक 3D सिस्टम बनाते हैं, हमने देखा होगा, हम यूजुअली एक कैमरा 3D डालते हैं, एक रेंडर 3D डालते हैं और बीच में मर्ज वगैरह हमारे आ जाते हैं। अब जब हम अपने कैमरा को एनिमेट करते हैं, वहाँ पे जब हमने कैमरा को एनिमेट करने जाना है, तो एक तो ये कैमरा के अंदर ही आप इसको की फ्रेम कर सकते हैं, लेकिन इधर भी एक बेहतर तरीका है जो अगर हमने ट्रांसफॉर्म स्टैकिंग करनी है तो उसकी ज़रूरत पड़ जाती है। लेट्स सपोज मैं अपने कैमरा को ऊपर नीचे राइट लेफ़्ट किसी भी तरह लेके जा रहा हूँ और हमने सादा एनिमेट कर दिया जिस तरह नॉर्मल होता है। उसको करने के बजाय इसके आगे ही आप एक ट्रांसफॉर्म 3D डाल सकते हो, और ये फिर सेम ट्रांसफॉर्म 3D जिस तरह हमने नॉर्मल ट्रांसफॉर्म के साथ इधर स्टैकिंग की थी, यहाँ पे आप ट्रांसफॉर्म 3D के साथ स्टैकिंग करोगे। यहाँ पे नहीं, इस तरह नहीं, एंड यहाँ पे हम मल्टीपल ट्रांसफॉर्म्स डाल सकते हैं 3D इन्वायरमेंट में भी। तो होपफुली समझ आ गई होगी आपको। अच्छा हाँ, किसी ने वो शॉर्टकट्स का पूछा है, मैं शॉर्टकट्स का भी जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि बीच में मैं भी शॉर्टकट्स ही यूज़ कर रहा था। बेसिकली यहाँ पे अगर हम जाएँ तो मैं जल्दी से कुछ कर देता हूँ यहाँ पे एनिमेट। ये सिंपल सी एनिमेशन एक बन गई। स्प्लाइन को जब ओपन करते हैं, अगर मेरे पास एक ही एनिमेशन है तो सबसे पहले मैं कंट्रोल ए को दबाता हूँ, इससे जो मेरे की फ्रेम्स है वो सारे खुद ही सिलेक्ट हो जाते हैं। मुझे इस तरह दोनों को ड्रैग करके सिलेक्ट नहीं करना पड़ता। कंट्रोल ए कर दिया, इससे हमारे सिलेक्ट हो गए दोनों की फ्रेम। एस को जब हम दबाते हैं तो जो इन एंड आउट क्यूबिक ग्राफ नहीं था वो बन जाता है। इससे कोई आउट क्यूबिक ग्राफ बनाने का शॉर्टकट नहीं है, ना ही कोई इन क्यूबिक बनाने का है। इन एंड आउट बनाने के लिए एस दबा देते हैं और फिर टी दबा के जो ये ईज इन और ईज आउट की वैल्यू आ जाती है। अब यहाँ पे एक चीज़ थी, मैंने इन क्यूबिक ग्राफ का नहीं बताया। मैंने जब फ्रेम में एंटर होना है तब आउट क्यूबिक, जब फ्रेम से एग्जिट होना है तब आउट क्यूबिक, जब फ्रेम के अंदर मूव करना है इन एंड आउट क्यूबिक। तो इन क्यूबिक कहाँ यूज़ होगा?
इन क्यूबिक बड़े रेयर सिनेरियोज में यूज़ होता है जहाँ पे हम बस दिखाना चाहते हैं कि एक ऑब्जेक्ट अचानक से रुक गया है। वो काफ़ी कह लें स्पेसिफिक सिनेरियोज होंगे, लेकिन मेनली आउट क्यूबिक और इन एंड आउट क्यूबिक ही यूज़ होंगे। और उसके अलावा जो ग्राफ को कस्टमाइज़ करना है, वैसे इतना ये कह लें जो मेन कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको समझा दिया है कि कहाँ कौन सा ग्राफ किस तरह यूज़ करना है, मोशन ब्लर और एको कहाँ पे यूज़ करना है, और जो ट्रांसफॉर्म स्टैकिंग है उसको यूज़ करके मोशन को हमेशा कंटिन्यूस कैसे रख सकते हैं, मोशन रुके ना कभी। लेकिन मैं जल्दी से ग्राफ को कस्टमाइज़ करना भी सिखा देता हूँ। लेट्स सपोज ऑब्जेक्ट फ्रेम में एंटर कर रहा था, मैंने आउट क्यूबिक लगा दिया। अब ये तो सादा प्रीसेट है जो डाविंची देता है। अगर मैं कंट्रोल ए दबा के दोनों को सिलेक्ट कर दूँ हमारे की फ्रेम, यहाँ पे हमें हैंडल दिखेंगे। ये जो ग्राफ है आपने विजुअलाइज करना है कि ये ग्राफ जो है ना हमारे ऑब्जेक्ट की मूवमेंट को दिखा रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता वो ऊपर आ रहे, ठीक है ना, नहीं स्लोली ऊपर आ रहे और आहिस्ता आहिस्ता करके रुक रहा है, ठीक है ना। इसको लेट्स सपोज मैं हैंडल को हल्का सा इधर खींच देता हूँ। अब यहाँ पे वो झटका लेके शुरू करेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं डायरेक्ट ऊपर से जा रहे हैं, झटका लेके शुरू करेगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता रुकेगा। यहाँ पे वो शुरू से ही नॉर्मल स्पीड पे आ रहा था और फिर स्लो डाउन हो रहा था। यहाँ पे वो झटका लेके शुरू करेगा और फिर स्लो डाउन होना शुरू करेगा। इन क्यूबिक में भी यही होगा। अगर हम इन क्यूबिक में जाएं, यहाँ पे ये नॉर्मल जो प्रीसेट होता है उनका, इस हैंडल को अगर मैं राइट को खींच दूँ तो ये आहिस्ता आहिस्ता शुरू करेगा और एकदम झटका लेके रुक जाएगा। और पहले भी जो इन क्यूबिक है वो झटका लेके ही रुकता है, जिस तरह मैंने दिखाया था। झटका लेके तो नहीं कहेंगे, लेकिन सडन स्टॉप आ जाते हैं। इसको अगर आप करते हैं तो और भी ज़्यादा सडन स्टॉप आ जाएगा। और इन एंड आउट पे आप हैंडल्स के साथ कम ही पड़ेगा आपको ज़रूरत के कस्टमाइज़ करें इस तरह करके, क्योंकि जो मैंने आपको टी दबा के करने का कहा है यहाँ से, वो ज़्यादा बेहतर रहता है यूजुअली, क्योंकि देखें काम वही कर रही है। अगर मैं हैंडल से इस तरह करूँ वो भी सेम है, ईज़ इन से मैं करूँ वो भी सेम है, लेकिन ईज़ इन पे क्योंकि वो हमें वैल्यू दे देता है एक, तो बेहतर होता है कि इसको यूज़ करें। बस ये था। बाकी इसको इम्प्लीमेंट अगर आपको करना है, कोई सवाल है तो वो भी पूछ सकते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट इसी तरह करना है जो मैंने सारे बेसिक सिखा दिए हैं उस तरह। हर मोशन ग्राफिक्स जो मर्ज़ी हो, ये जनरल रूल्स हैं, आपने इनको वहाँ लगा देना है। कोई भी तरह के मोशन ग्राफिक्स हो रहे हैं और वहाँ पे ये एनिमेशंस को ज़्यादा स्मूथ बनाएंगे। तो यही है, इसके अलावा कुछ कह लें मज़ीद नहीं है। सवाल ही आप लोगों का वो पूछ सकते हैं आप तो, लेकिन बेसिक प्रिंसिपल्स यही है। इसके बाद एक दो एडवांस चीज़ें होती हैं, लेकिन जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था एक्सटेंडेड की फ्रेमिंग का, लेकिन वो कह लें इतना उससे कम फ़र्क पड़ता है कि उसको, और उसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है बनाने में, तो मैं इनकरेज नहीं करूँगा कि आप उसको यूज़ करें। बाकी ये सिर्फ एनिमेशन पे क्लास थी, वरना मैं और भी चीज़ें वगैरह बता देता, लेकिन एनिमेशन के प्रिंसिपल्स वगैरह होपफुली आपको समझ आ गए होंगे। आउट क्यूबिक का कोई कह ले वो नहीं है शॉर्टकट, सिर्फ इन एंड आउट का है, वो एस है। आपने कंट्रोल ए दबा के एस दबा देना है तो वो हो जाएगा। जो इलास्टिक टाइप ग्राफ है, इलास्टिक टाइप ग्राफ जो है ना वो डाविंची में सीधा नहीं बनता। आफ्टर इफेक्ट्स में भी जो बनाते हैं वो आई थिंक एक एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं। बाउंस वाला तो मैंने आपको सिखा दिया। इलास्टिक में जिन लोगों को नहीं पता, बाउंस में क्या होता है, हमारा ऑब्जेक्ट ऊपर आता है, थोड़ा सा और ऊपर जाते हैं, फिर नीचे आ जाता है। इलास्टिक में क्या होता है, बेसिकली नीचे से ऊपर आते हैं, फिर नीचे जाते हैं, फिर ऊपर जाते हैं, फिर नीचे जाते हैं, फिर ऊपर आते हैं, जिस तरह एक रबर बैंड हो। तो उसको बनाने के लिए डाविंची में हमारे पास 2-3 ऑप्शंस होते हैं, लेकिन उनको भी मैं अक्सर रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि उनको भी बनाने में टाइम लग जाता है। आपको टाइम भी अपना देखना होगा, क्योंकि उसके लिए यहाँ पे मोशन पैल ये एक प्लगइन आता है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसको भी कस्टमाइज़ करने में अच्छा खासा टाइम लग जाता है। तो यूजुअली मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप बाउंस ही यूज़ करें। जो बाउंस का मैंने आपको तरीका बताया था, बाउंस एनिमेशन का, ईज़ और आउट बैक क्यूबिक। तो यूजुअली अब आप देखेंगे यहाँ पे मेन जो आप ईज़ को दबा के यूज़ कर रहे होंगे वो होंगे आउट क्यूबिक, इन आउट क्यूबिक, और बाउंस देने के लिए आउट बैक क्यूबिक। ये जो बाकी हैं इनको भी आप टेस्ट आउट कर सकते हैं जिस तरह करना है। फॉर एग्जांपल बैक इन क्यूबिक क्या करेगा, बैक इन क्यूबिक शुरू में बाउंस देगा और एंड पे आके नॉर्मल रुकेगा। इन सबको आप खुद ट्राई कर सकते हैं, लेकिन ये मेन 3 ही आप मोस्ट ऑफ द टाइम यूज़ कर रहे होंगे।
अच्छा, जो प्लगइन का नाम है वो है मोशन पैल। इसको आप देख सकते हैं इस तरह, इसको किस तरह वगैरह यूज़ करना है, लेकिन ये भी हल्का सा टाइम कंज्यूमिंग है। और जो प्लगइन्स वगैरह हैं, सुमित भाई ने पूछा, प्लगइन्स मैं मेनली एनिमेशन के लिए तो नहीं यूज़ करता। मैं सारे ग्राफ, क्योंकि जब बंदा करता है तो उसकी स्पीड बढ़ती जाती है, तो यूजुअली मैं फिर जल्दी जल्दी इस तरह ओपन करके कर लेता हूँ। तो एनिमेशन के लिहाज से मैं कोई प्लगइन्स वगैरह नहीं यूज़ करता। लेकिन अगर वैसे आप प्लगइन का पूछ रहे हैं तो एक प्लगइन आता है एडिटर लैब, यहाँ कहीं होगा, ये रहा। इसको आप यूट्यूब पे लिख सकते हैं एडिटर लैब, और ये बेसिकली आपको बहुत ज़्यादा इसमें प्लगइन्स वगैरह मिल जाएंगे, इफ़ेक्ट्स मिल जाएंगे, ये उसके लिए है। तो मैं कहूँगा मेनली एडिटर लैब आप कर सकते हैं, और ये आपकी काफ़ी हेल्प कर देगा उस मामले में। चले, होपफुली सबको समझ आ गई होगी। मीटिंग बस हो गए 50 मिनट्स, तकरीबन 3-4 मिनट और रखते हैं और फिर एंड कर देते हैं। अगर किसी को भी कोई चीज़ की समझ नहीं आई पूछ लें, मैं मैसेज वगैरह सारे पढ़ रहा हूँ। अच्छा, जैन खान ने पूछा है फ्यूजन का बेसिक्स। फ्यूजन के बेसिक्स मैं कहूँगा कि आपको मैं रिकमेंड करूँगा, एक तो केसी फेरिस है, अगर आपने सीखना है, उनकी घंटे से 1.5 घंटे की वीडियो होगी, उससे आपको बेसिकली फ्यूजन के जो बेसिक्स होते हैं वो पता चल जाएंगे कि अच्छा ये ग्रीन एरो क्या करता है, ये येलो एरो क्या करता है, ट्रांसफॉर्म क्या करता है, बैकग्राउंड क्या करता है, मास्क क्या करता है, वगैरह वगैरह। अच्छा हाँ, यहाँ पे हिमानी ने पूछा, होपफुली मैंने नाम सही से प्रोनाउंस किया होगा। एनिमेशन जब हम सिर्फ कह लें, जब हम ऐसी वीडियो बना रहे हैं जो पूरी एनिमेशन है, आप कोई मोशन ग्राफिक ही बना रहे हैं डाविंची में, ठीक है ना, तब 60 यूज़ करेंगे। लेकिन लेट्स सपोज आप एक नॉर्मल वीडियो एडिट कर रहे हैं, उसमें आपने मोशन ग्राफिक्स ऐड करने हैं, उसमें फिर आप 30 में ही कर सकते हैं। ये 24 में मैं कहूँगा, अगर आप नॉर्मल वीडियो भी एडिट करें 24 में कभी ना करें। यूट्यूब की हो, VSL हो, जिसमें आपने मोशन ग्राफिक्स ऐड करने हैं ना, आप हमेशा उसको मिनिमम 30 पे रखें। अगर आपने सिर्फ मोशन ग्राफिक्स करने हैं फिर 60 पे। 24 पे मैं रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि 24 पे जब आप जाते हैं, आप जो मर्ज़ी ईजिंग कर लें, जो मर्ज़ी स्मूथ बना लें अपने ग्राफ को, वो हमेशा लैगी फील करेगा। अच्छा, फहद भाई ने पूछा है बेसिक ग्राफ्स रिपीट कर दे। बेसिक ग्राफ्स हमारे पास 3 है, ईज आउट क्यूबिक, ईज इन क्यूबिक, ईज इन एंड आउट क्यूबिक। ये फंडामेंटल 3 ग्राफ हैं। बाकी सारे ग्राफ इनको मॉडिफाई करके ही बनते हैं। उनको अगर मैं यहाँ पे आपको फ्यूजन में भी दिखा दूँ ज़रा जल्दी से, ईज पे जाके इन क्यूबिक, यहाँ पे लिखा रहा होगा आउट क्यूबिक, इन एंड आउट क्यूबिक, और इनके यूज़ केसेस वगैरह, इनको कहाँ यूज़ करना है, वो मैंने सारे बता दिए हैं। हाँ, अगर जो ईमान गार्डसी की वीडियोस होती हैं उस तरह, तो आप उसमें 30 में ही रहें, वर्क्स फाइन। अच्छा, नूर ने पूछा अगर एक वीडियो 24 FPS की है, 30 पे वो लैग करना शुरू कर दें, तो फिर एनिमेशन कैसे की जाए। 24 पे तो ऑब्वियसली वो लैग करेंगे, लेकिन फिर आपने अपनी टाइमलाइन को शुरू करते हुए जो है ना, उसको 30 पे ही हमेशा सेट करना है। मैं एक चीज़ और बताना भूल गया कि जब आप मोशन ग्राफिक्स या आप ओवरऑल कोई भी एनिमेशन करने हैं ना, आपने किसी भी प्रोजेक्ट में, आपने प्रोजेक्ट के शुरू में सोचना है मैं किस तरह का प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। अगर मैं पूरा मोशन ग्राफिक्स का कर रहा हूँ तो मैं प्रोजेक्ट के शुरू में ही 60 FPS पे रख दूंगा। अगर मुझे पता है अच्छा बंदे की रिकॉर्डिंग है, यूट्यूब वीडियो है, उसके ऊपर मैंने ज़रा मोशन ग्राफिक्स डाल देने, फिर मैं 30 रख दूंगा। अगर आप कह लें, रेयर केसेस होते हैं, लेकिन अगर आपके पास कोई गेमिंग फुटेज है या कोई हाई स्पीड फुटेज है, तो फिर आप 90 पे रखते हैं। FPS क्योंकि डाविंची का एक इशू है, आप FPS को प्रोजेक्ट में कोई, जब आपने प्रोजेक्ट में एक एसेट ले आया है ना, या प्रोजेक्ट शुरू कर दिया, तब आप FPS नहीं बदल सकते। यहाँ पे आप देखेंगे मैं जितना मर्जी क्लिक कर लूँ ऑप्शन नहीं दिखा रहा वो। तो डाविंची में इंपॉर्टेंट है कि आप अपने प्रोजेक्ट का FPS पहले ही डिसाइड करके रखें। और बाकी जो फ्यूजन के चैनल के नाम वगैरह हैं, वो मैं ज़रा मीटिंग ख़त्म होती है, मैं डिस्कॉर्ड में ग्राफ्स के नाम भी भेज दूंगा और 1-2 चैनल के नाम भी भेज दूंगा, जिसने भी इधर पूछे।
और डाविंची में पोस्चराइज टाइम का किसी ने पूछा था। डाविंची में पोस्चराइज टाइम अगर आपने करना है, फॉर एग्जांपल ये मेरी बेसिक एनिमेशन है, तो डाविंची में उसको सीधा हम स्टॉप मोशन कहते हैं। स्टॉप मोशन बेसिकली करता क्या है, आपके फ्रेम्स को डिवाइड कर देता है जो नंबर इधर है। मैं इस वक्त लेट सपोज 60 FPS में मेरी इस वक्त टाइम लेना है। अगर मैं पोस्टराइज टाइम को या स्टॉप मोशन को 3 पे रखूँगा तो वो 60 को 3 से डिवाइड कर देगा और वो थे 20 FPS। यानी कि मेरा जो ये ऑब्जेक्ट पहले जो 60 FPS पे मूव कर रहा था अभी 20 पे मूव कर रहा होगा। तो डाविंची में इस तरह काम करता है। डाविंची में आप सीधा FPS का वो अमाउंट नहीं लिखते। ये हो गया। VFX यार, VFX का मैंने देखा नहीं है, लेकिन क्योंकि मैंने VFX पर्सनली कभी भी नहीं की, लेकिन VFX में भी यूजुअली आप 30 रखें अगर आपकी फुटेज ज़्यादा बाउंड है, यानी कि अगर फुटेज ही 24 FPS पे शूट है, लेकिन नॉर्मली भी आई थिंक 30 ही VFX पे बेस्ट रहेगी। यप। हाँ अच्छा, जी मुझे समझ आ गया। वो मैंने ज़रा आई थिंक मैंने भी हल्का सा रियलाइज़ किया था कि मैं ज़्यादा तेज़ बोल रहा हूँ, बीच में मुझे हल्का सा रुक जाना चाहिए था एक टॉपिक के बाद ही। तो वो मैं जो नेक्स्ट क्लास करूँगा फ्यूजन की, होपफुली सून ही, तो उनमें मैं ज़रा ज़्यादा टाइम दूंगा कि आप नोट डाउन वगैरह कर सकें। लेकिन रिकॉर्डिंग है, मैं स्टिल रिकॉर्डिंग को यूट्यूब पे अपलोड करके या कहीं फ़ाइल वगैरह पे अपलोड करके सेंड ज़रूर कर दूंगा, ताकि आप दोबारा अगर बीच में कोई चीज़ कह लें एक पॉइंट पे याद थी लेकिन अब वो याद नहीं आ रही तो वो जाके देख सकें। यप। हाँ आज के लिए इतना ही, बस मीटिंग ख़त्म करते हैं। सवाल वगैरह अगर आपके हो गए हैं सारे 2-3 मिनट में, मैं बस वेट करता हूँ अगर 1-2 और सवाल हैं फिर एंड करते हैं।